कैसे हो बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट, है ना। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम सॉल्यूशन चैप्टर के राउल्ट्स लॉ को पढ़ रहे थे। राउल्ट्स लॉ अपन ने पढ़ा था, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। हेनरीज लॉ वगैरह के स्पेशल केसेस, उसके सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल आई थिंक हमने ये पार्ट पढ़ लिया था, वेपर प्रेशर वेपर कंपोजिशन पढ़ लिया था। आई थिंक हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। ये हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन आज हमें करना है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह भी सब रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 ग्राम यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसका अगर अपन मोलर मास देखें तो मोलर मास इसका कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो आपको W भी दिया हुआ है। ओके, आप मोलर मास M भी इसका कितना होगा, 60 होगा। उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 3/60, मतलब 1/20 मोल्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके साथ अपने को WA भी दिया हुआ है, जो कि क्या है, वाटर है ना। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनेगा। अगर 3 ग्राम यूरिया सॉल्यूट है तो इसका मतलब 45 ग्राम वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसका आपको अमाउंट दिया हुआ है 45 ग्राम। मोलर मास वाटर का होता है 18। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 45/18। क्या ये दोनों 3 की टेबल में जाते हैं, जाएंगे। ठीक है, 3 की टेबल में भेज दो इसको। फिर ये दोनों फिर से 3 की टेबल में जाएंगे तो आपके आ जाएगा 5/2, है ना। 5/2 हो जाएगा, 5/2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 मोल्स। ठीक है, तो अपन को दोनों के मोल्स मिल गए। तो इसी तरह अपन क्या इन दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं क्या। तो पहले यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो आपके इसका फॉर्मूला हो जाएगा NB/NA + NB। तो इसके मोल्स आपको दिए हुए हैं 1/20/1/20 प्लस 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/20 को 1/20 लिख दो, नीचे 20 एलसीएम आ जाएगा। अगर 20 एलसीएम आ जाता है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 50, है ना। तो 51 हो जाएगा ये। अब देखो ये 20 से 20 आप सीधा कट कर दो, आपके आंसर आ जाएगा 1/51। क्या आ जाएगा, 1/51। तो XA अपने आप क्या आ जाएगा, XA आपके आ जाएगा 1 - XB, मतलब 1 - 1/51। तो इसको आप लिख सकते हो 51 - 1/51 इक्वल टू 50/50। दोनों के मोल्स आपको मिल गए, एक मिल गया 50/51, एक मिल गया XA। अब देखो 3 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया के बारे में आपको एक बात और पता होगी कि ये जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर ये नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब ये वेपर नहीं बनाएगा। तो कल मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जो वेपर नहीं बनाता है, तो ऐसे केस में जो वेपर बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी। और अगर सॉल्वेंट की बनेगी तो इसका मतलब टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो PT = XA P0A। ठीक है, तो ओके, ये आपको, ये भी आप देख सकते हो। दूसरा एक मैं आपको बढ़िया सा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि RLVP कितना होगा। RLVP के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखना भाई बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है ये।
आपको अभी तक नहीं पता कि RLVP क्या होता है। वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये सवाल थोड़ा पहले आ गया। RLVP की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है इसका मतलब? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये जो पूरा है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अगर मैं इस पूरे को एक साथ देखता हूं तो ये है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो है ये सीधा सीधा XB के बराबर आता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ XB की वैल्यू से ही मतलब है। और XB की वैल्यू कितनी आई? XB की वैल्यू आ गई आपके 1/51। अगर आप इसको डिवाइड देते हो तो आई थिंक आपको 0.01 करके कुछ आंसर मिलना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, 0.01। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को आगे जाके वैसे भी पढ़ना ही है, थोड़ा पहले आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये अपना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उसमें क्या आ गई? कुछ कमी आ गई। कितनी कमी आई? तो प्योर में से इम्प्योर वाले को माइनस कर दो। जैसे मान लो पहले प्योर का वेपर प्रेशर 100 था, अब वो डिक्रीज होके मान लो कि हो गया है 80। तो 100 में से 80 माइनस किए तो 20 की कमी आई। अब वो ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई। अगर आपको कोई बोले कि बताओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगी, तो आप बोलोगे कि पहले 100 था, अभी 20 कमी आई है, तो 20/100 मतलब 20% की 0.2 जो है उतना कम हुआ है, उस फ्रैक्शन में कम हुआ है, उस रेशियो में कम हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे इसको बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अगला सवाल कि at 100 degree Celsius vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg. Find the mole fraction of solute. ठीक है भाई, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, PT आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 750 mm ऑफ Hg। ठीक है, ओके। तो at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius आप ऐसे कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 1 atm और 760 mm ऑफ Hg। 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करने जाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरा जो प्योर का जो वेपर प्रेशर था P0A, वो है मेरा 760 mm Hg। ठीक है, अब कितना हो गया है? अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया है? 750 mm Hg। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो कमी आई है वो किसकी वजह से आई होगी? वो जो ये जो भी लोअरिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई होगी? ग्लूकोज की वजह से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि आप इसको PA लिखो, PT लिखो या PA लिखो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। तो आप अभी भी यही फॉर्मूला लगा सकते हो, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। अब देखो बच्चों, XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा देते हैं वैल्यू। 760 माइनस 750 अपॉन 760 इक्वल टू XB। तो ऊपर बचा 10 अपॉन 760 इक्वल टू, और 0 से 0 अगर आप कट कर देते हो तो आपके आ जाएगा 1/76 इक्वल टू XB। अब 1/76 को आप
कैलकुलेट कर लो, है ना। तो कैलकुलेट अगर करें, डिवाइड दे के देखें, तो आई थिंक इसका आंसर है वो, देखो करके देख लेते हैं। अगर मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं 76 को 1 से डिवाइड देता हूं तो देखो आप सीधा ही पॉइंट लगा दो, एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो लगा दो, फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, तो 0.013, तो 0.013 ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 13 सब में है, पॉइंट सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ज़ीरो डेसिमल की वजह से आ जाएगा और दूसरा ज़ीरो फिर आप लगाओगे तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम फॉर्मूला पे 2 सवाल हमने कर लिए। हालांकि ये सवाल हमें थोड़े बाद में करने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, जब हमारी बारी आएगी तब हम दोबारा भी कर लेंगे। ठीक है, एक बार को ये कवर हो गए। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आज फिर मैं बता देता हूँ कि सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all values of अगर एक सॉल्यूशन है वो राउल्ट लॉ को हर कंसंट्रेशन पे ओबे करे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पर दुनिया में सारे सॉल्यूशन ऐसे नहीं होते कि आइडियल हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन आइडियल होंगे, पर मोस्ट ऑफ आइडियल होते हैं। पर अपन आइडियल नॉन आइडियल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं नॉन आइडियल, यहाँ देखो, सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे एट आर कंसिडर्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो हर स्टेज पे, हर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और जो सॉल्यूशन हर स्टेज पे, हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट बताऊंगा कि राउल्ट्स लॉ क्यों फॉलो नहीं करता, कैसे फॉलो नहीं करता। फिर अगर राउल्ट्स लॉ के फॉलो नहीं करने की अगर 2 कंडीशन बनती है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के बनते हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन वाले और दूसरे हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। ये डेविएशन क्या होता है और क्या इसका मतलब है, ये अभी अपन को बार बार पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ एक बार देखना डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टी में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में क्या है कि जैसी इंटरैक्शन ए और ए के बीच में थी, या फिर बी और बी के बीच में थी, वैसी ही इंटरैक्शन ए और बी के बीच में भी हो। मतलब अगर सॉल्यूट के बीच में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट के बीच में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वैसा ही एग्जैक्टली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही कम होना चाहिए
ना ही बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पर आपको भी पता है कि हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार सॉल्यूट की आपस में कम बनती हो, सॉल्वेंट की आपस में कम बनती हो, पर सॉल्वेंट की आपस में अच्छी बन जाए, है ना। इसका उल्टा भी ट्रू है। हो सकता है कि भाई सॉल्यूट की पहले बहुत बढ़िया बन रही थी, उनके बॉन्ड आपस में बहुत स्ट्रांग थे, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन थी, है ना। सॉल्वेंट में भी हो सकता है कि उनकी इंटरेक्शन भी उतनी ही अच्छी हो, पर जब जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बिल्कुल इंटरेक्शन अच्छी नहीं हुई। तो यहाँ से आपको दो अलग अलग केसेस यहीं से क्लियर हो रहे हैं कि सॉल्यूट की इंटरेक्शन सॉल्वेंट से अगर खराब होगी तो एक अलग केस, अगर अच्छी होगी तो एक अलग केस, और अगर सेम टू सेम है तो तीसरा केस। तो अगर सेम टू सेम है तो ऐसे केस में उस तरह के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और बाकी दोनों केस अगर बहुत अच्छी हो जाए, खराब हो जाए, तो हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अपन आराम से बात करेंगे। अभी देखो, यहाँ देखो बच्चों, अब मैंने क्या बोला कि ये वाला जो आइडियल सॉल्यूशन है ये फॉलो करता है इसको, इस बात को कि ये हमारी इक्वेशन है, पी एस बोल दो, पी टी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आ जाएगा, किससे? ये ज़्यादा क्यों आया ज़्यादा भाई बताओ। ये ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन जैसे थे उससे वीक हो गए। इंटरेक्शन वीक होने की वजह से देखो बच्चों, इनके इंटरेक्शन पहले बेटर है, ए और बी के इंटरेक्शन पहले क्या है? बेटर है। बाद में इंटरेक्शन क्या हो गए? पुअर हो गए। इस वजह से अगर जैसे इंटरेक्शन वीक पड़ेंगे, है ना, इंटरेक्शन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है वो जैसे वीक पड़ेंगे, तो इसका मतलब इंटरेक्शन अगर वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, तो ऐसे में वेपर ज़्यादा बनेगी, और अगर वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंबाइंड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में नहीं बन रही है, ठीक है। और अगर हो सकता है इसके ऑपोजिट केस हो कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहले अच्छी नहीं बन रही थी, है ना, इंटरेक्शन इतने अच्छे नहीं थे, पर अब इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है, तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। किससे? दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम से। तो अगर मैं दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का सम करता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो टोटल से अगर कम आती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन है। अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो नेगेटिव डेविएशन है। मतलब टोटल वेपर प्रेशर अगर इन दोनों के इंडिविजुअल सम से ज़्यादा आ गया पॉजिटिव डेविएशन, कम आ गया नेगेटिव डेविएशन। आप इंटरेक्शन से बड़ा आसानी से समझ सकते हो। इंटरेक्शन अगर बेटर होंगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा, इंटरेक्शन अगर खराब होंगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। इंटरेक्शन खराब होगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। इंटरेक्शन अच्छी होंगी, वेपर प्रेशर कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। तो जो डेविएशन का जो टाइप है, ये जो टर्म है ये हम बताते हैं वेपर प्रेशर के में जो चेंज आया है उसके हिसाब से। वेपर प्रेशर का जो भी चेंज है उसके हिसाब से, अगर चेंज वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड या दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम से अगर ज़्यादा आया है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आया है तो नेगेटिव डेविएशन। कम आने का मतलब इंटरेक्शन बेटर हो गए हैं, ज़्यादा है इसका मतलब इंटरेक्शन पुअर हो गए हैं, ठीक है भाई। देखो अगला क्या है, अगला है यहाँ पे आपको पता ही है ये क्या है भाई, प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो आइडियल सॉल्यूशन में तो सेम रहता है,
इंटरेक्शन जैसी सॉल्यूट सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की है, वैसी सॉल्यूट सॉल्वेंट की भी है। पर पॉजिटिव में क्या होता है, इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बेटर होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की उतनी अच्छी नहीं होती। नेगेटिव में क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, पर सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपस में इंटरेक्शन बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स मतलब कि अगर आपने दो वॉल्यूम ऐड किए हैं, जैसे आपने 10 ml ए लिया, 10 ml बी लिया, तो आपको ये हमेशा मिलेगा 20 ml। कितना मिलेगा? 20 ml। तो इसका मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो है, तो यहां पे आप ऐसे कह सकते हो V टोटल, या आप कैसे भी कह सकते हो V सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम को ऐड करोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। पर पॉजिटिव और नेगेटिव में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अब यहाँ पे A का वॉल्यूम कितना था? 10 ml था, B का वॉल्यूम कितना था? 10 ml था, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया? 20.2 ml। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंबाइंड वॉल्यूम से। ठीक है, दोनों के कंबाइंड वॉल्यूम से क्या आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा आया। सही बात है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के आपस में इंटरेक्शन ठीक थे। अब उनको जैसे हमने मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस के इंटरेक्शन खराब हो गए। अगर इंटरेक्शन खराब होंगे तो वे एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, तो उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा, और अगर उनके बीच का अगर स्पेस बढ़ता है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। देखो पॉजिटिव दिखाई दे भी रहा है। अगर इंटरेक्शन बेटर हो गए हैं तो जो मॉलिक्यूल है वो पास में आएंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे A का वॉल्यूम 10 ml था, B का वॉल्यूम भी 10 ml है, पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो मतलब दोनों के कंबाइंड वॉल्यूम से क्या आ गया? कम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा, ज़रा सा, मतलब 0.2 ml का ही डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना। तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज सेम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज क्यों होगी भाई बताओ? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगी। फोर्स वीक, डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स कम, डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स स्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस कम। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज हो गई क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आई होप यहाँ से अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको हर एक फैक्टर के बारे में मैं समझाता चलूँगा। जैसे देखो यहाँ पे भी एक बार देखना बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज आपने बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, मतलब इंटरेक्शन वैसे ही रहते हैं, इसमें इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं, इसमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको एक बात पता होगी कि अगर बॉन्डिंग अच्छी होती है, बॉन्डिंग बेटर होती है, तो एनर्जी कम हो जाती है, और अगर एनर्जी अगर कम होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, और अगर हीट की फॉर्म में रिलीज होगी तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि इंटरेक्शन है एक जैसे, तो नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एज रिजल्ट्स आर मिक्सिंग। ठीक है, तो देखो अगर कोई हीट ना रिलीज होगी ना इवॉल्व होगी मिक्सिंग में। ठीक है, पर यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि देखो इनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो नहीं रही है ना। बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की क्या है?
ज़्यादा है ना। जैसे मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि ए और बी की एनर्जी अगर यहाँ है तो ए बी की एनर्जी उससे ज़्यादा है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एनर्जी गैप अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब। जब भी बॉन्डिंग खराब होती है वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके बीच में पहले बॉन्डिंग बेटर थी, अब बॉन्डिंग खराब हो गई, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट साथ में नहीं रहना चाहते हैं। पर अगर हम चाहते हैं वो फिर भी साथ में रहे, तो हमें बाहर से क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो तो प्रोसेस का नेचर एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर दोनों की इंटरेक्शन अब बेटर हो गई है, हीट अगर इवॉल्व हुई है, तो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहले जितनी अच्छी नहीं बन रही थी, पर अब बहुत अच्छी बन रही है। तो बहुत अच्छी बनेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी। एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच का ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आई थिंक। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पे वही डेल्टा जी मिक्सिंग है। ठीक है, आपको पता होगा डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है अगर डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो, और डेल्टा एच जी पॉजिटिव आता है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ओके, इफ डेल्टा एच है वो क्या हो, पॉजिटिव। पर इन दोनों में डेल्टा एस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए तो अपन इसको थोड़ा सा साइड में ही करते हैं, आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा डेल्टा जी वाला सिस्टम। तो देखो बच्चों, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो और मिक्सिंग हो रही है, इसका मतलब कि प्रोसेस है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना। अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, मिक्सिंग हुई है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, वो स्टेबिलिटी की तरफ गया है। और अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ गया है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। डेल्टा जी इसके लिए भी नेगेटिव, इसके लिए भी नेगेटिव, इसके लिए भी नेगेटिव। क्योंकि डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होने का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस है। और आपको पता है मिक्सिंग इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मिक्सिंग अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है ना। कोई भी चीज़ें मिक्स बड़ी आसानी से हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, इंटरेक्शन अगर आपस में अच्छे हैं, नहीं भी है, बट फिर भी वो होता स्पॉन्टेनियस ही है। ठीक है, अब देखो डेल्टा एस मिक्सिंग, अगर आपको कोई बोले डेल्टा एस मिक्सिंग का क्या खेल है, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा जी नेगेटिव जो है वो है, डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी चेंज को, इसको रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी चेंज, मतलब रैंडमनेस। तो रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो रैंडमनेस अगर बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप मिक्स कर रहे हो, रैंडमनेस बढ़ेगी, सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो, हमेशा रैंडमनेस हमेशा बढ़ती ही है। और अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा सभी के लिए। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन, है ना।
डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अपन सारी बातें एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इंटरेक्शन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के आपस में बराबर होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन आपस में बेटर होते हैं, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस के इंटरेक्शन अच्छे नहीं होते, पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन आपस में बेटर हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि सॉल्यूट, तो एज ए रिजल्ट नेगेटिव डेविएशन आता है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपन ने डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग देखी। वॉल्यूम मिक्सिंग है वो आइडियल में ज़ीरो होती है, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, जितना वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है उनका ऐड करने पर ही सॉल्यूशन का मिल जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग की, तो सॉल्यूशन के इसके लिए ज़ीरो होगी आइडियल के लिए, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव डेविएशन के लिए नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी सभी के लिए नेगेटिव होगा और डेल्टा एस सभी के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। ये हमारे खेल हो गए। अब इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन के बच्चों, ये अपन ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर कोई बात करे तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखो, बेंजीन एंड टोल्यूइन, CCl4 एंड SiCl4, N-हेक्सेन एंड हेप्टेन, C2H5Br C2H5Cl। मतलब आपको ऐसे करना है, सिमिलर स्पीसीज मेक्स आइडियल सॉल्यूशन। देखो सिमिलर कैसे, बेंजीन टोल्यूइन, आपको मैं बता देता हूँ बेंजीन का फॉर्मूला टोल्यूइन का फॉर्मूला कैसा होता है, आपको पता होगा, आप 11th में पढ़ के भी आए हो। अगर ये बेंजीन है तो ये टोल्यूइन है। देखो इन दोनों के फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं, बस CH3 का फर्क है। ऐसे ही जो N हेक्सेन N हेप्टेन है, इसमें भी क्या है, हेक्सेन में 6 मेंबर की चेन है, हेप्टेन में 7 मेंबर की चेन है। CCl4 SiCl4 सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, क्यों, क्योंकि कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन आता है। जैसी प्रॉपर्टीज कार्बन की होगी वैसी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की भी होगी। C2H5Br C2H5Cl, सिर्फ आपने हेलोजन एटम क्या किया है, एक्सचेंज किया, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया, तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कोई खास इसमें चेंज आना है ही नहीं, है ना, ठीक। बस इतनी सी बात है, कोई इसके अलावा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जांपल याद रखने हैं, कोई डेविएशन नहीं आएगा, सीधा सीधा इन लाइन को फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ यही कहता है, ये जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, ये सारे फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ के हैं। तो जो वैल्यूज राउल्ट के हिसाब से आनी चाहिए थी वही वैल्यूज आई है, कोई चेंज आया ही नहीं है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से ही सब हो रहा है। एक देखो, एक क्वेश्चन भी है, देखो क्या दिया हुआ है कि 1 मोल X and 2 मोल Y, P नॉट X इक्वल टू 150, P नॉट Y इक्वल टू 300, ठीक है। एंड टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 240। तो अब बताओ भाई क्या होगा। तो 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, अभी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई आपको क्या क्या दिया हुआ है, NX दिया हुआ है, NY दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ X दिए हुए हैं कितने, 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ Y दिए हुए हैं कितने, 2। तो आप, और आपको दिया हुआ है P, एक मिनट, P नॉट X कितना दिया हुआ है 150, P नॉट Y कितना दिया हुआ है 300। तो पहले तो आप XA भी निकालो, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB इक्वल टू 1/1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3। XB कितना आ जाएगा, तो वो आपके आ जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB इक्वल टू 1/1 प्लस 2 एक मिनट बच्चों, वो अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अपन X और Y के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। एक मिनट, अपन इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, ताकि अपन क्योंकि A भी अपन ने लिखा ही नहीं है तो फिर क्यों करें। तो यहाँ X है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई। एन एक्स के मोल्स कितने हैं, x के मोल्स कितने हैं, x के मोल्स है 1, कितने हैं 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3, 2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी इसका फॉर्मूला तो अपन ने लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख देते हैं एन वाई अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई, 1 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ सीधा सा, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। पी एस या पी टी तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स, सॉरी अपन बार बार मैं क्या ए बी की आदत हो गई ना, तो वही लिख रहे हैं, पी नॉट एक्स 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 प्लस पी नॉट वाई एक्स वाई। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, क्या दी हुई है इसकी वैल्यू, देखो पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 150, 150 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 1/3 प्लस ये कितनी दी हुई है वैल्यू 300, 300 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, वाई में भी मैंने 1 लिख दिया क्या, और कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं, ये 2 और ये 2/3, ठीक है, इंटू 2/3। अब देखो भाई क्या इसको कैलकुलेट कर लें, अभी कर लेते हैं, तो इसको आप देखो, इसको आप यहाँ से कट कर दो, 3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 50 प्लस ये 3 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 100 इंटू 2, तो 50 प्लस 200 कितना आ गया 250, है ना, ये किसके आया, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। बट PT इज 240, ये कहां से आया, गिवन, इट मीन्स PT इज लेस देन P नॉट x x x प्लस P नॉट y x y। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के कैलकुलेटेड से क्या आया है, कम आया है। अगर कम आया है इसका मतलब कि इस ये कौन सा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये अपन राउल्ट्स लॉ वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू अगर 250 की ही आ जाती, अगर एग्जैक्टली 250 ही आ जाती, तब तो हमारा डेविएशन कौन सा हो जाता, आइडियल सॉल्यूशन होता, कोई डेविएशन होता ही नहीं। पर अगर वैल्यू 250 से ज़्यादा आती तो पॉजिटिव डेविएशन, 250 से कम आई है तो नेगेटिव डेविएशन। मैंने बोला ना पॉजिटिव नेगेटिव वेपर प्रेशर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आप तो वेपर प्रेशर आपने निकाला ना, आपका तो 250 आया, बट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि हमारा तो 240 है। इसका मतलब कि हमारा जो कैलकुलेटेड है उससे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इसने क्या किया है, डेविएशन दिखाया है। डेविएशन कौन सा दिखाया है, नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू है वो कैलकुलेटेड से कम आई है। ठीक है भाई, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। देखो बच्चों, ये सीधी सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली लाइन आपको दिख रही है। ये वाली लाइन जो है ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है आइडियल सॉल्यूशन को। और इस एक्सिस के ऊपर क्या है, वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब कि मान लो एक पॉइंट कोई भी ले लो, वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन का ये आना चाहिए था, बट आपके वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से क्या आया है, कम आया है। तो इसका मतलब कि आपका जो PT आ रहा है वो कम आ रहा है P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B से।
इसका मतलब आपके जो डेविएशन है वो कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, अगर डेविएशन नेगेटिव है इसका मतलब कि जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर थोड़ा कम दिखाएगा। इसमें यहाँ पे भी कम, ये वाला भी कम। और साथ ही आप ये भी क्या बोलोगे कि पी ए है, पी ए की वैल्यू कम आएगी पी नॉट ए एक्स ए से, और साथ ही पी बी की वैल्यू भी कम आएगी किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, बड़ा ही सरल सा ये लॉजिक है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। वाटर के साथ एसिड याद कर लो, वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस एसिड, वाटर के साथ एसिड कौन सा ले लो, HCl ले लो, HNO3 ले लो। दो एग्जाम्पल याद हो गए। उसमें एग्जाम्पल कैसे, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, C2H5Cl C2H5Br, है ना। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद कर लो, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, और क्लोरोफॉर्म के साथ आप एसीटोन याद कर लो। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने। ग्राफ बच्चों आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको याद करना है। यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स बी 0 है, यहाँ एक्स ए 0 है, एक्स बी कितना है, 1 है। ठीक है, तो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया। देखो यहाँ पे भी अगर आप इस लाइन को भी ऑब्जर्व करते हो तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है ये भी आपके वैल्यू है वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो भी आपको कुछ ऐसा ही सीन दिखेगा कि वैल्यू जो है वो आपके राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में थोड़ी कम आ रही है ना, वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई खास इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ये अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में क्या फ़र्क है भाई, तो यही फ़र्क है कि नेगेटिव डेविएशन में जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लाइन थी वो नीचे आ रही थी, और पॉजिटिव डेविएशन में देखो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो लाइन है वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब कि आपके जो P टोटल आएगा वो ज़्यादा आएगा किससे, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से। और साथ ही आप क्या बोल सकते हो कि P A की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी P A एक्स ए P नॉट ए से, और P B की वैल्यू है वो भी ज़्यादा आएगी किससे, एक्स ए बी P नॉट बी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो, अगर आप वैल्यू अगर आप देखो तो ये ग्राफ की लाइन ऊपर से जा रही है, देखो इससे ऊपर है, ये वाली लाइन भी इससे ऊपर है, तो आप कैलकुलेटेड से हमेशा ज़्यादा ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये देखो ये लाइन हमारी आइडियल सॉल्यूशन वाली लाइन से राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, बट जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। ठीक है, इसके आप फॉर्मूले, इसके आप एग्जांपल याद करना, इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, इथेनॉल के साथ साइक्लोहेक्सेन मिक्स करोगे तो भी आपको कौन सा डेविएशन मिलेगा, पॉजिटिव। इथेनॉल के साथ अगर आप वाटर मिक्स करते हो तो भी कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। इथेनॉल के साथ अगर आप एसीटोन मिक्स करते हो तो भी कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर दो, वाटर मिक्स कर दो, एसीटोन मिक्स कर दो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बच्चों आपको ग्राफ, है ना, रिलेशन, एग्जाम्पल, ग्राफ रिलेशन और एग्जाम्पल सब पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगे उतना आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अपन ने यही पार्ट अच्छे से पढ़ा और समझा है ना। एक सवाल आया है कि एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, देखो भाई एक जैसे नाम है, एक जैसे नाम है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। एक जैसे नाम है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स आपको मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एग्जाम्पल्स आप देख लो, एग्जाम्पल किसके, आइडियल के, नॉन आइडियल
नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव नेगेटिव। आइडियल के कौन है? आइडियल के है अपने एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, और साथ में C2H5Cl प्लस C2H5Br। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो पॉजिटिव में आप वाटर के साथ एसिड ले लो, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, और आप क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन ले लो, CH3COCH3। ठीक है, ये तो आपके हो गए पॉजिटिव। एक मिनट, हाँ सॉरी मैंने उल्टे बता दिया आपको, कोई बात नहीं, इसको ही चेंज कर देते हैं, उसको चेंज क्यों करें, है ना। और ये नेगेटिव की जगह यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? आप इथेनॉल ले लो, एक और बार इथेनॉल ले लो, एक और बार इथेनॉल ले लो, इसके साथ साइक्लोहेक्सेन ऐड कर दो, इसके साथ आप क्या ऐड कर दो? वाटर ऐड कर दो, इसके साथ आप एसीटोन ऐड कर दो। ठीक है, एसीटोन वही होता है CH3COCH3। ठीक है, तो आपको तीन तीन एग्जाम्पल तीनों के याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी एजियोट्रोप्स। क्या है? एजियोट्रोप्स क्या होते हैं भाई? तो अगर कुछ लिक्विड्स है जिनको अगर हम मिक्स करें तो कई बार ना वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से दिखाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही डेविएशन हो, एक्सट्रीम डेविएशन हो, तो ऐसे केस में जो स्पीसीज हमें मिलती है, जो चीज़ हमें मिलती है, उनको हम एजियोट्रोप कहते हैं। ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन या फिर लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की वजह से जो हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग। देखो बच्चों, अगर हम कुछ लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो एजियोट्रोप बनाते हैं। एजियोट्रोप है वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं। इसका मतलब कि वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, है ना। बाइनरी का मतलब दो, है ना। टर्नरी मतलब तीन, है ना। तो बाइनरी मतलब दो, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो इनमें जो देखो बच्चों, ये डेफिनेशन इसकी यही है। इसमें जो कंपोजिशन होता है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होता है। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो सेम होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। कहाँ बॉईल होते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। एंड बॉईल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, द लिक्विड एंड वेपर हैव सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर्स। अब देखो, ये इनके बीच की जो बॉन्डिंग है बच्चों, इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उसको बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते। जैसे वो लिक्विड में है वैसे ही वो वेपर में है। तो एजियोट्रोप्स का जो सेपरेशन है वो अपने आप में बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका वो है। कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो इसके लिए एक अलग सेपरेशन टेक्निक है जिसका नाम है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म एजियोट्रोप बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रोप्स। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोप नहीं बनाते, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो डेविएशन दिखाते ही नहीं है। डेविएशन नहीं दिखाएंगे तो इंटरेक्शन जैसी सॉल्यूट की है वैसी सॉल्यूट सॉल्वेंट की भी होती है, तो कोई चेंज फर्क आना ही नहीं है। पर अगर नॉन एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो वो एजियोट्रोप दिखाएगा। एजियोट्रोप भी बच्चों दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक एजियोट्रोप होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, एक एजियोट्रोप होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो मैक्सिमम वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं वो उनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। सुनना बच्चों, ऐसा क्यों? देखो, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर इज हाई,
नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर इज लो। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा, और वेपर प्रेशर लो है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो इसका मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग इस तरह से हमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो ये यहाँ पे प्लीज़ बच्चों बोर्ड पे देखना, ये हमारे क्या है, एक ग्राफ है जहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दी हुई है। देखो ये वेपर प्रेशर है प्योर ए का, है ना, ये है वीपी ऑफ प्योर ए, ये है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था किसके हिसाब से बच्चों, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए था, है ना, इस लाइन के ऊपर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये वेपर प्रेशर दोनों के प्योर के वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा आया है ना, दोनों के प्योर के वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा आया है। तो वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड से बहुत ज़्यादा आया है। तो ये वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ये वेपर प्रेशर कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है। और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर अगर अपन देखें, ये इसका ही ग्राफ है, बट ये वेपर प्रेशर का ग्राफ नहीं है बच्चों, ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग ग्राफ है। बट हमें यही वाला ग्राफ हमें पढ़ना है। ठीक है, वो ग्राफ अभी हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर की हमें बात नहीं करनी। टेम्परेचर में बच्चों ये है कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ये ए है, तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है, ये जो है ये टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है, और ये जो पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम आया है ना। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर को, ये बॉइलिंग पॉइंट को। आपको पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, है ना। तो टेम्परेचर में देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम आया है। ये दोनों ग्राफ जो है, ये पूरा जो ग्राफ वाला सिस्टम है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, देखो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक बार आप इसे ऑब्जर्व कर लो, ग्राफ देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने कि देखो क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर पॉजिटिव। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, वाटर इथेनॉल, जिसमें 96% क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है, 96% है कौन, इथेनॉल, 96% कौन, पिरिडिन, 32.4% कौन, इथेनॉल, 28% कौन, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों वाटर और इथेनॉल अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 आ गया। ये देखो, और अगर हम पिरिडिन और वाटर को मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसका भी। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ये कम है ना, इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी ये वैल्यू कम है। तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल 1, 2 और 3 याद रखने हैं।
ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, पिरिडिन प्लस वाटर और इथेनॉल प्लस बेंजीन। ठीक है, इसमें इन तीनों का कंपोजिशन याद रखना। ये वाला तो एनसीईआरटी में भी है, ये वाला कंपोजिशन एनसीईआरटी में भी है, तो इसको तो खास करके याद रखना भाई, बोर्ड में आपके आ जाएगा, नीट वगैरह में भी आ सकता है। ये वाला भी याद रखना और ये वाला भी याद रखना। फिर ये एक ही बचा, ये भी कर ही लो, क्या ही दिक्कत है, एसिटिक एसिड और टोल्यूइन। ठीक है, 28% एसिटिक एसिड लेना है। ठीक है, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट आप याद नहीं भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा। इनकी वैल्यूज़ कंपोजिशन बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अगर लार्ज नेगेटिव डेविएशन है तो कौन सा एजियोट्रोप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कौन सा बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो भाई ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, और ये देखो इसका वेपर प्रेशर इन दोनों से क्या आया बच्चों, कम आया, है ना। आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ये जो यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, तो डेविएशन तो 101% नेगेटिव हुआ है। अगर मैं इस लाइन को इससे मिलाता हूँ, इस पॉइंट से, देखो ये इससे यहाँ पे ऐसे आया है, तो ये ऐसे में जब ऐसा कुछ पॉइंट आ जाए तो आप ऐसे सीधा सीधा कह सकते हो कि ये वाला जो है पॉइंट नीचे आया है, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आया है। तो टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए को, ये टेम्परेचर ये रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी को, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से क्या आया, ज़्यादा आया। पिछली बार क्या आया था, बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आया था, कम आया था, है ना। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाता था। ठीक है, तो कम से कम आपको ये तो याद रहना ही चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद देखो इसके भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, चार एग्जाम्पल दोनों के मैंने आपको बता दिए। नाइट्रिक एसिड वाटर, एसिटिक एसिड पिरिडिन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर। इसमें बच्चों कंपोजिशन याद 68, 65, 80, 78, 90, 79.8, ये बच्चों आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है ना। नाइट्रिक एसिड और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस चला गया। 125 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इन सब के बहुत हाई है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को अगर अपन मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस चला गया, जबकि क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों रूम टेम्परेचर पे ही लगभग वेपराइज हो जाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो खास करके बच्चों आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, इनके बीच के इंटरेक्शंस बेटर होते हैं, है ना। इनके बीच के इंटरेक्शन बेटर क्यों होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप ऐसे कह देना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होगी कि मेरे पास है HNO3, अब अगर मैं यहाँ पे एक H2O ले आता हूँ तो यहाँ पे देखो इसके और इसके बीच में ये वाला बॉन्ड कौन सा है, H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे अगर बन गया तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन बेटर होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, आपके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आया है आपके सामने कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड A एंड B इज इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:2। देखो मोलर रेशियो दिया हुआ है 1:2 का। देखो यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यू लिखते हुए चलते हैं, सॉल्यूशन यही कर लेते हैं। चलो भाई देखो आपको दिया हुआ है A/B, कितना दिया हुआ है
1:2, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। अच्छा 1:2 के रेशियो में ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। क्या बनाता है? मैक्सिमम एजियोट्रोप, बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो लिक्विड मोलर मास ए का दिया हुआ है 50 और बी का दिया, ए का दिया हुआ है 100 और बी का दिया हुआ है 50, ठीक है। अपन इनके मोलर मास भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना बचे। ए का दिया हुआ है 100, ओके 100, बी का दिया हुआ है 50, ओके 50। देखो अ लिक्विड हैज़ ए एंड बी हैविंग, ए 50% है और बी भी 50% है। अगर दोनों 50-50% है तो दोनों के मोल का रेशियो क्या आ जाएगा? विल हैव वेपर हैविंग मास परसेंट ऑफ, अगर ए में 50% ए है तो वेपर भी ए की 50% बनेगी क्या? क्या ये बात सही है क्या? हाँ ये बात सही है। क्यों है? देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट ए ऑप्शन अपन देख रहे हैं पहले ना, ए में क्या है? 50% ए है, 50% बी है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि 50 ग्राम ए है और 50 ग्राम बी है, तो बी कितने मोल होगा? 1 मोल होगा और ए कितना होगा? 0.5 मोल होगा, ठीक है। ओके अब इसमें अगर वेपर बनती है तो वेपर अगर बनेगी क्यों, तो आपको पता है वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी किसकी कम बनेगी? दोनों की वेपर बनेगी, मोल भले कितने ही हो, ठीक है। अगर दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का अमाउंट क्या है बच्चों? अगर अमाउंट दोनों का 50-50 ग्राम है तो आप क्या बोलोगे कि दोनों जो है इक्वल वेपर बनाएंगे, ठीक है, ओके। बी जो है इसका मतलब ये ठीक है, बी है ए सॉल्यूशन हैविंग ए एंड बी हैविंग मास परसेंट, ए का 50 से ज़्यादा परसेंट है तो ए की वेपर भी 50 से ज़्यादा बनेगी, ठीक है। ये बात भी सही है, मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। फिर क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, है ना। देखो 1:2 के रेशियो में वो बनाता है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम कैसे बनाएंगे? 1:3 के रेशियो में थोड़ी बनेगा, 1:2 के रेशियो में बनेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मिक्सचर ए एंड बी आर इन द मोलर रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 में कैसे बनेगा भाई? 2:3 नहीं, 1:2, 2:3 कैन बी सेपरेटेड इनटू, हाँ इसको देखना बच्चों, एक मेरी बात सुनना, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये वाला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेशियो का क्या मतलब है। देखो अगर मेरे पास 1:3 का रेशियो है तो अगर इसको मैं अलग करता हूँ तो मेरे पास 1:2 अलग हो जाएगा। तो मतलब ए और बी की बात करें तो 1:2 में ए तो 1 यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, पर इसके बाद एक बी फिर भी बचेगा, ठीक है। अगर 1:2 के रेशियो में देखो तो एक ए है, 2 बी है, पर बी फिर भी एक बच जाएगा। पर अगर दूसरी ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो 2:3 के रेशियो में आपके पास क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, सॉरी हाँ 2:3 के रेशियो में 1:2 आप अलग कर दो तो आपके पास ए भी बचेगा और बी भी बचेगा, कितना? 1 और 1। तो इसका मतलब कि ये आपको ए फिर भी प्योर ए मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, आपके पास ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और शायद सवाल होगा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार आगे देख लेते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने आज इतने क्वेश्चन वगैरह कर लिए, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कल मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन बोला था कि अपन दोबारा देखेंगे, कौन सा था वो, एक बार आज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपको आपके हो गया, यही था क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 118, और अपना आंसर आ रहा था, हाँ यही था यही था यही था। चलो एक बार ट्राई करते हैं आज, है ना, इसको दोबारा कर लेते हैं कि भाई देखो क्या है, 8 ग्राम WB आपको कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और WA आपको दिया हुआ है 114 ग्राम, और मोलर मास ऑफ AB कितना होगा 114 ग्राम। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने आ जाएंगे, 1 मोल होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद क्या है, और क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको मोलर मास ऑफ B निकालना है, मतलब आपके पास MB जो है वो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पता कर लेते हैं। देखो तो आप क्या कह सकते हो कि आप एक फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इक्वल टू XA, और साथ में आप बोल सकते हो P0A, ठीक है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अपने पास ना तो ये है ना ही ये है, दोनों ही नहीं है हमारे पास, दोनों नहीं है, इसका मतलब कि अभी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं इनिशियली ये मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 mm Hg प्रेशर है, मतलब इन ये अपना अगर P0A है तो ये 80% हो गया है, तो इसका मतलब अब जो मेरे पास टोटल प्रेशर है वो 80 mm ऑफ Hg है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं मेरे फॉर्मूला ये आ जाएगा कि PT अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XA, ठीक है। तो बस इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PT आपके पास कितना है, 80 है, और P0A कितना है, 100 है। तो आप अगर इस 0 से ये 0 कट कर देते हो, 8 से आप ये कट कर देते हो, तो आपको मिल जाता है 4/5। क्या मिल जाता है, 4/5। अगर आपके पास XA आ गया है 4/5, तो आपके पास XB कितना आ जाएगा, 1 माइनस XA, तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/5, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इसकी हेल्प से निकाल लें, इसके XB के हेल्प से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर XB की हेल्प से निकालता हूँ तो मेरे को पता है XB का जो फॉर्मूला है वो होता है NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। अब XB का फॉर्मूला थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अगर, तो हो जाएगा WB अपॉन MB अपॉन में, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो फिर से वही आ जाएगा, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MP, ठीक है। आपको पता है यहाँ आपके पास 1/5 है, ऊपर आपके पास 8 अपॉन मोलर मास मेरे को पता नहीं है MB अपॉन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 114 अपॉन 114 प्लस WB की वैल्यू मुझे पता है 8 है, और यहाँ क्या आ जाएगा, MB आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, चलो बच्चों एक काम करते हैं, ये वाला स्पेस भी हम यूज़ कर लेंगे ना, ये वाला स्पेस यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे क्या है कि
ओके चलो ये सेलेक्ट वगैरह नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक्स ए की वैल्यू 4/5 है और एक्स बी आपके इस हिसाब से 1/5 आ जाएगा, ठीक है। आगे का पार्ट देखो, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा, ये आपके आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 8/MB, अपॉन में आ जाएगा 1 + 8/MB, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1 + 8/MB इज इक्वल टू 8/MB, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की बजाय 5 को उधर ले जाते हैं, तो 1 + 8/MB इज इक्वल टू हो जाएगा 40/MB। 5 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद देखना बच्चों, मैं 1 को उधर भेज देता हूँ माइनस में, या फिर इसको भेज देते हैं 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40/MB माइनस 8/MB, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 - 8/MB, तो MB इज इक्वल टू आ जाएगा 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ B कितना आ जाएगा 32 ग्राम, और ठीक है 32 ग्राम इसका वेट आ जाएगा, तो ये आना चाहिए 1/5। ठीक है बच्चों, 32, कल भी अपनी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि आंसर 32 आ रहा था, 32 के हम क्लोज थे, ठीक है। 32 के क्लोजेस्ट 40 होता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन अगर 1/5 है तो इसका मतलब 8/40 होना चाहिए ना, 40 होगा तभी तो मोल फ्रैक्शन आएगा 5। आर वी मिसिंग समथिंग और व्हाट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपके नोट्स में सेव कर देता हूँ। सॉल्यूशन का ये लेक्चर 5 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। एजियोट्रोप्स वगैरह हमारे सब हो गए हैं आज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपन एक क्लास में एक प्रॉपर्टी अगर कवर करते हैं तो हमें 3 क्लास तो मिनिमम और लगेगी, 3-4 क्लास पे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज हमारा 5th लेक्चर था लगभग, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ओके।